प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस 837 के क्वेश्चंस को। तो देखो दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस 837 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा, ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस 837 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसको ना बच्चों हम लोग ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेरिएबल है हमारा x और दूसरा क्या है दोस्तों y है, ठीक है। तो देखो इसमें ना रिलेशन कैसा होता है, जैसे ये जो दोनों हमारे पास वेरिएबल्स है ना, एक तो x है प्यारे बच्चों और दूसरा हमारा y है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो x है ना, x क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो फिर ये अगर ये बढ़ेगा ना तो दूसरा भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। यानी अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि x यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा प्यारे बच्चे, डिक्रीज होगा। यानी देखो यहाँ पे रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है ना दोस्तों, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं x और y, ठीक है। ये x का मतलब क्या है, तो x का मतलब हम मान लेते हैं कि ये है प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये y का मतलब क्या है, चॉकलेट। ये जो चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया चॉकलेट, ओके। अब मान लेते हैं कि मैं ना एक बच्चे को दो दो चॉकलेट देने वाली हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है। अब मैं इसको कितना चॉकलेट दूंगी, तो इसको मैं 2 चॉकलेट दूंगी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली थी, बच्चों को चॉकलेट बांटने वाली थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन से क्लास में गए, 6th स्टैंडर्ड की क्लास में गए। वहां पर हमने जाकर के देखा कि इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं भाई, टोटल यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चे कितने हैं बता देना जरा, 10 स्टूडेंट हैं, बराबर। और एक को मैं कितने चॉकलेट देने वाली हूँ, तो 2 चॉकलेट देने वाली हूँ। तो बताइए मुझे कितने चॉकलेट की जरूरत पड़ेगी इन बच्चों को देने के लिए, तो मुझे यहाँ पे 20 चॉकलेट इनको क्या करने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे, ठीक है। ओके जी, चलो 6 क्लास का तो हो गया। फिर ऐसे करके मैं कौन से क्लास में गई, मान लेते हैं कि हम ना 5th क्लास में गए, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड की क्लास में। वहां पर जाके मैंने क्या देखा कि वहां पर तो कितने बच्चे थे वो क्लास के अंदर, मान लेते हैं कि बस 6 स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है बताइए, 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कितने चॉकलेट इनको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मुझे इनको देना पड़ेगा 12 चॉकलेट, है ना। क्योंकि अगर मैं एक बच्चे को 2 चॉकलेट दे रही हूँ तो फिर 6 बच्चों को कितना देना पड़ेगा भैया, 12 देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही ऐसे करके ना मैं अलग अलग क्लास में जाते गई और वहां पे जाकर के मैंने बच्चों को क्या करा, चॉकलेट दिया। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए अभी मैं 4th क्लास में गई, तो वहां पे जाकर के मैंने देखा कि इसमें इस क्लास में 7 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे कितना चॉकलेट देना पड़ेगा, इनको 14 चॉकलेट देना पड़ेगा। ऐसे ही मैं दूसरे क्लास में गई, वहां पे जाके मैंने 8 बच्चों को देखा, तो बताओ कितना चॉकलेट देना पड़ेगा बच्चे, 16 चॉकलेट देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके ये नंबर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, समझ गए। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, तो वहां पर मुझे कितना चॉकलेट देना पड़ेगा, तो इनको देना पड़ेगा 18, है ना। अगर मैं एक को 2 दे रही हूँ तो 9 बच्चों में कितना चॉकलेट आएगा भाई, 18 चॉकलेट आएगा, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 12, ठीक है। तो 12 बच्चों में कितना चॉकलेट बांटना पड़ेगा, मुझे 24 चॉकलेट बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, एकदम ध्यान से देखो, आपको सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो दोस्तों, जब मैंने क्या करा, देखो जब 10 स्टूडेंट्स थे तो मुझे कितने चॉकलेट बांटने की जरूरत पड़ रही थी, 20, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना इसके नंबर को कम कर दिया, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे जब कम हुए, ध्यान से देखना, ये 10 से कहां पर गया दोस्तों, 6 पर गया। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये देखो, ये जो चॉकलेट का रिक्वायरमेंट है ना, ये भी तो कम हो रहा है। देखो ये 10 से कितने पे गया, 6 पे गया, तो ये कितने पे जा रहा है, 20 से 12 पे जा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। यानी ये क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है। वही अगर दूसरी तरफ मैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा देती हूँ, 6 से कितने कर दिए मैंने, 7 कर दिए, तो देखिएगा ये जो चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है ना बच्चे, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ये 12 से कितना हो गया, 14 हो गया। देखो जब ये 6 से 7 हुआ तो ये 12 से 14 हो गया। वैसे ही आगे बढ़ो, जब ये 6 से कितना हो रहा है बच्चे, 8 हो रहा है, 6 से नहीं 7 से 8 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है ना वो भी इंक्रीज होते जा रही है। यानी यहाँ पर आप लोगों ने क्या नोटिस करा बताइए, कि अगर ये x का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम x के वैल्यू को क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिक्रीज कर रहे हैं, तो y का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा
रहा है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो, जब हमने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को घटाया तो ये जो चॉकलेट की रिक्वायरमेंट है ना वो भी घट गई। देखो ये 10 से 6 हुआ तो ये 20 से 12 हुआ। अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, देखो जैसे ये बढ़ेगा, 6 से 7 हुआ तो ये 12 से 14 हो गया, जब ये 7 से 8 हुआ तो ये 14 से 16 हो गया। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना दोस्तों, इसी को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एकदम अच्छे से आपको क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए ना आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि इसमें जो हमारा x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई का मतलब क्या, वो जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होता है प्यारे दोस्तों, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, के फॉर कांस्टेंट, यानी कि सेम। हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, सेम कह सकते हैं, सेम होता है। अब इसका मतलब क्या है, डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, एकदम बस आप ध्यान से सुनते रहो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, पहले आप ये पूरा लेक्चर सुनो, नहीं समझ आएगा फिर मेरे से बोलना कि टीचर हमको समझ नहीं आया। ठीक है, लेकिन गारंटी है अगर आप सुनोगे तो सारी बातें समझ आएंगी। ठीक है ना, तो सुनते रहो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि x अपॉन वाई जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हम जरा समझेंगे कि ये यहाँ पे बोल क्या रहा है, कांस्टेंट होता है मतलब क्या। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x अपॉन वाई यानी कि रेशियो लिखा है, ऐसे ही तो रेशियो लिखते हैं ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू क्या है दोस्तों, 10 है, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, और y का वैल्यू बताइए कितना है, 20 है, ये रहा। ठीक है, अब इसको आप ना सॉल्व करो, चलो सॉल्व करते हैं, करने आता है ना सॉल्व। क्या होगा देखो, ये 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1/2, यानी जब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे x अपॉन वाई का रेशियो निकाला, तो बोलिए दोस्तों हमें क्या मिला, 1/2 मिला। ठीक है जी, ओके, इतनी बातें क्लियर है। फिर आगे देखो, अभी हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू क्या है बच्चे, 6 है, और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12 है। अब फिर से इसको कैंसिल करो, तो 6 1 6, 6 2 12, फिर से क्या आ गया प्यारे दोस्तों, 1/2 आ गया। नेक्स्ट भी आप करके देख सकते हो, जैसे इसमें x का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चे, 7 है, और y का वैल्यू कितना है, 14। फिर यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लो, कैंसिल करो, 7 1 7, 7 2 14, यानी कि यहाँ पर भी कितना है दोस्तों, 1/2 आया। ठीक है, वैसे ही जब आप आगे करते जाएंगे तो हमेशा जो आपको रेशियो है ना वो इसी फॉर्म में मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि x अपॉन वाई जो है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट यानी कि सेम ही तो आ रहा है। जब हमने 10/20 किया तो भी हमें 1/2 मिला, फिर 6/12 किया तो भी 1/2, इसके अलावा 7/14 किया तो भी हमें 1/2 ही मिलता है। वैसे ही अगर आप आगे भी करेंगे, जैसे मान लो ये 12 और इसके करस्पॉन्डिंग में बताइए चॉकलेट कितने, 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो 12 1 12, 12 2 24, वापस से कितना आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये रिलेशन एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है भाई, ये तो पक्की बात है, ये ना अच्छे से रखो ध्यान, तभी यही समझो, इसी की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको भूले तो सब भूल गए समझो। ठीक है ना, तो भूलिएगा मत। x अपॉन वाई यहाँ पर क्या होता है बच्चे, हमेशा होता है हमारा सेम यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं ये किसकी बात कर रही हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो अभी आप लोगों के मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे रेशियो की बात की। ठीक है जी, तो क्या जरूरी है कि x को ऊपर रखना है, y को नीचे रखना है? क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि y को ऊपर रख दिया, x को नीचे रख दिया, चलेगा ना? ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y अपॉन एक्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चाहो तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। y अपॉन एक्स बोला है ना, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चे, 20, और x का वैल्यू क्या है, 10। फिर यहाँ पे कैंसिल करोगे तो बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आगे भी देख लो, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है बच्चे, 12 है, और x का वैल्यू क्या है, 6। अब इसको कैंसिलेशन कर लो, 6 1 6, 6 2 12, वापस से 2 आ गया। फिर यहाँ पे आगे आगे जब आप करते जाओगे तो 2 ही 2 आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप मतलब किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, चलेगा। ओके, आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा, राइट। तो चलो, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दी, मतलब ये एक्स्ट्रा बता दिया एक। चलिए, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई क्या? अभी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस 837 की तरफ और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखोगे ना तो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो ये क्वेश्चंस यूं चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, पढ़िएगा। इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 7 किलो प्याज कितने का मिलता है बच्चे, तो 140 रुपए का मिलता है। ठीक है, 7 किलो प्याज कितने का मिलता है, 140 रुपए का मिलता है। तो आप बताइए कि 12 किलो प्याज के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा।
ठीक है, समझ रहे हो क्या बोला है इसमें कि अगर 7 किलो प्याज कितने का मिलता है, 140 रुपए का मिलता है। आप गए मार्केट में आपने जाकर के क्या खरीदा बच्चे, प्याज खरीद लिया, अनियंस खरीद लिए, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा कि 7 किलो का दाम कितना है, 140 रुपए। तो अब मैंने आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बच्चे बताओ 12 किलो का दाम कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे अभी अभी हमने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा ना, तो इसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बात तो आपको बिल्कुल, मतलब आपकी बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अच्छे से जरा सोच के बताना कि अगर यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे। समझ लीजिए यहाँ पे अनियंस की जगह कुछ और इन्होंने लिख दिया, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको मेथड बताया, देखो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे ना हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है विच इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, यानी प्रैक्टिस सेट 38 में, ठीक है। जैसे डायरेक्ट में हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स में ना अपोजिट रिलेशन होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी फिलहाल में हम फोकस करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर। तो देखो दोस्तों, अगर यही सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दिया क्या है, डेटा क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है हमारा प्याज का वेट, ठीक है। क्या दिया है बच्चे, प्याज का वेट दिया है और यहाँ पे उसका कॉस्ट दिया गया है रुपीस में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप ज्यादा सामान खरीदोगे, ज्यादा प्याज खरीदोगे तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, अगर आप कम प्याज खरीदोगे तो आपको कम पैसा पे करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं। आप सोचो, आप गए दुकान पे गए कुछ भी खरीदने, मान लीजिए प्याज ही खरीदने गए, ठीक है। तो जब आप 1 किलो प्याज खरीदेंगे तो मान लेते हैं कि कितने रुपए किलो प्याज है, तो 20 रुपए किलो है, ठीक है। तो अगर आप एक किलो प्याज खरीदेंगे तो आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप ये 2 किलो प्याज खरीदोगे तो बच्चे आपको कितना देना पड़ेगा, 40 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आपने 4 किलो प्याज खरीदा तो बोलो कितना देना पड़ेगा, तो 4 दूनी कितना होता है बच्चे, 8, यानी कि 80 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग। वैसे ही अगर आप ये 3 किलो प्याज खरीदोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 3 2 सा कितना होता है बच्चे, 6 होता है, यानी 60 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपने क्या देखा, रिलेशन कैसा है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर मैं ये केजीज को बढ़ाऊंगी तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर मैंने इसको कम कर दिया, देखो ना 4 से मैंने 3 कर दिया तो पैसा भी कम हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों, जो आपको निकालना है ना उसको आप एक वेरिएबल मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, बराबर। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। देखो भैया, हमने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि इनके बीच का एक इंपॉर्टेंट समझ लो एक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोला था कि इनका जो रेशियो है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। बताया था ना आप लोगों को, तो हम बस उसी का यूज करेंगे। ये समझ लो कि x है और ये आपका दोस्तों y है, तो x अपॉन y हमेशा यहाँ पर क्या होता है बच्चे, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। मतलब x अपॉन y आप कहीं पर भी देखोगे तो वो कॉन्स्टेंट यानी कि इक्वल ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 7, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 140। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 12, और इधर y की वैल्यू को हमने a अज्यूम किया है ना। अब जब आप इसको सॉल्व कर दोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 किलो प्याज का कीमत कितना होगा, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व करना है और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे तो हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो जवाब है नहीं, ऐसे लिखने से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता रही हूँ। अब देख लो लिखने का तरीका, क्वेश्चन तो आप समझ गए, बस अब इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल गया। लेकिन भैया एग्जाम में लिखेंगे कैसे, है ना। हमें तो क्या चाहिए, हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अच्छे से लिखना भी पड़ेगा। तो चलो भाई, अब हम आप लोगों को लिखना बताते हैं कि कैसे आप लिख सकते हो, ठीक है, मतलब कैसे लिखोगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो ये वेट है ना, मतलब जो प्याज का वेट है उसको हम मान लेते हैं x। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। एक बॉक्स बना के प्रॉपरली अच्छे से लिखते हैं ना, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेरा बॉक्स इधर से, फिर हमने यहाँ से भी कर दिया इसको, ठीक है जी। आइए, ये सब मैंने यहाँ से मिटा दिया, ठीक। इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, चलो अपने हिसाब से वो हम बड़ा कर लेंगे, बड़ा या छोटा जैसे भी जरूरत पड़ेगी वैसे करेंगे। अभी तो फिलहाल में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वेट, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिख रहे हैं दोस्तों, वेट ऑफ अनियन, ठीक है, इसको हमने x मान लिया है। और फिर उसके बाद इसका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ अनियन, इसको हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, y, ठीक है। मतलब ऐसे करके हमने दो वेरिएबल जो है वो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन में दिया था ना उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला था कि 7 kg अनियन का मतलब कॉस्ट कितना होता है, 140 रुपीज, ठीक है। तो 7 kg अनियन है ना, वेट हमने यहाँ पे लिखा है तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। और कितना पैसा हो रहा है, 140 रुपया, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको प्यारे बच्चों ये बताना है कि 12 किलो प्याज का कीमत कितना होगा। तो देखो यहाँ पे 12 और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा बता दो हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसको हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं अपने से कि ये कितना हो जाएगा, ये हमारा A kg A रुपीज हो जाएगा कि हमें 12 किलो प्याज का कितना पैसा देना पड़ेगा, A रुपीज हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो ये A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप लोग ना ये स्टेटमेंट लिख दो। कौन सी स्टेटमेंट लिखोगे दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट लिखना कि क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा वेट है अनियंस का और वो जो उसका कॉस्ट है वो दोनों कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर weight of onions and its cost are in इनवर्स नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बराबर। ये कौन से प्रोपोर्शन में है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास है हम उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बताइए वहां पे प्रॉपर्टी क्या थी कि x अपॉन वाई हमेशा क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। यानी क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये चीज हो जाएगी कि 7 अपॉन 140 ये किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, 12 अपॉन ए के ये इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ये जो ए है ना, ए को मैंने कहा मतलब ए को इधर बुला लेते, 140 को उधर भेजते। तो जब ए इधर आएगा तो ध्यान से समझो ये किस में है दोस्तों, डिवाइड में है। जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 7 इंटू ए होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने 12 इंटू, देखो ये 140 इधर डिवाइड में है, जब उस साइड जाएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर। अब ये जो 7 आपको दिख रहा है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैंने कहा तुम जाओ भैया उधर, क्योंकि मुझे ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए को अकेला करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 7 को उधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, 7 कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। चलिए हम कैंसिल करते हैं तो किससे कटेगा, देखो बहुत ईजी है, 7 × 7 7 2 14 और ये वाला जो 0 बचा हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। मतलब इधर क्या मिलता है हम लोगों को, 12 इंटू 20। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 240 रुपया। तो 12 किलो प्याज के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 240 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऐसे आप लिख दीजिएगा कि hence 12 kg onions cost this is equal to rupees 240, ठीक है। तो बस ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख लो कितना छोटा है ना ये, देखो मतलब कितना इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ए का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, बताओ भाई ए का वैल्यू कितना आएगा प्यारे दोस्तों, तो 240 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना 240, ठीक है। बात समझ में आई, देख लीजिए हो गया ये कंप्लीट, ठीक। चलो अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है इसके ऊपर जरा हम फोकस करते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं। इसमें ये लोगों ने कहा, क्या कहा कि if 600 rupees buy 15 bunches of feed, how many will 1280 रुपीज बाई। यानी देखो अब यहाँ पे x और y हम लोग पहले तो अज्यूम कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन आप समझो, फिर उसके बाद आपको लिखने का मैं तरीका भी बताऊंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 600 रुपये में आप क्या कर सकते हो, 15 बंचेस ऑफ फीड जो है वो खरीद सकते हो। फीड मतलब कोई खाने वाली चीज होती है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो इफ 600 रुपीज मतलब 600 रुपया में, जैसे ये जो रुपीज है ना इसको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों x, और ये जो फीड है फीड, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है, y मान लिया है, बराबर। तो अगर 600 रुपये में आप कितने बंचेस ऑफ फीड खरीद पा रहे हो, तो 15, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इतने रुपए में यानी 1280 रुपये में आप कितने जो बंचेस ऑफ फीड है वो खरीद पाएंगे, ठीक है। यही आपका सवाल है। देखो कितना छोटा सा सवाल है। यहाँ पे बोला
कि 600 रुपए में आप 15 बंचेस ऑफ फीड खरीद सकते हो, तो बताओ कि 1280 रुपए में आप कितना खरीद पाओगे, कितने बंचेस ऑफ फीड जो है वो आप खरीद पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। वैसे तो प्रैक्टिस 8 अगर 37 का क्वेश्चन है, मतलब इसके सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे, ये बात तो एकदम कंफर्म है। और प्रैक्टिस 8 38 के क्वेश्चन हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, ये बात भी कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपने आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा होगा ना, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए साथ ही साथ आप समझते चलो। ठीक है, चलो 600 रुपए में आप 15 बंचेस ऑफ फीड जो है वो खरीद सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे पैसे बढ़ाऊंगी, देखो वही हमारा पिछला वाला ही एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू करो तो समझ में आ जाएगा आपको। हम दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, ठीक है, तो अगर हम ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे समझिए अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो हमें ज्यादा सामान मिलेगा, अगर हम कम पैसा पे कर रहे हैं तो हमें कम सामान मिलेगा। जैसे अगर मैं 10 रुपए की चॉकलेट लूंगी तो मुझे कितनी चॉकलेट मिलेगी, मान लेते कि एक रुपए का 2 चॉकलेट मिलता है, तो 10 रुपए का मुझे 20 चॉकलेट मिलेगा। वैसे ही अगर मैं क्या करती हूँ 20 रुपया देती हूँ, मतलब मैंने जो अमाउंट है पैसा है उसको बढ़ा दिया, तो फिर मुझे कितना चॉकलेट मिलेगा 40। यानी अगर मैं पैसे को बढ़ाऊंगी तो जो मुझे सामान मिल रहा है ना वो भी तो बढ़ेगा। तो सेम चीज तो है, अगर आप 600 रुपए में इतना खरीद सकते हो तो बताओ ना भैया इतने में कितना खरीद सकते हो। यानी दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, इनके बीच का जो रेशियो है दोस्तों वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 600 अपॉन 15 दिस इज इक्वल टू 1280 अपॉन, इसको हम मान लेते हैं b, तो क्या आएगा यहाँ पर b। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे लिखना है ना भाई ना, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। आओ भाई अब हम आपको लिखना सिखाते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है, आंसर तो फाइंड करना आप सीख गए, लेकिन लिखना भी तो सीख लो, बहुत जरूरी है, समझना है इसको। यस, तो क्या करेंगे, ये जो हमने ये टेबल बनाया था ना, इसी को हम लेके चलते हैं। आइए ये जो टेबल है, आ जाओ भैया तुम हमारे साथ चलो, है ना, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारा साथ मत छोड़ना। देखिए आ गया ये, आजा आजा तू नीचे आजा। ठीक है, चलो अब इधर जरा समझो, इसको अब मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। देखो बच्चों इसमें है क्या, यहाँ पे रुपीज दिए गए हैं, है ना, रुपीज दिया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज। ठीक है, अब रुपीज को हमने बच्चों यहाँ पे x मान लिया है, और ये जो फीड है फीड, ठीक है, तो फीड को हमने कौन सा वेरिएबल मान लिया है दोस्तों, y मान लिया है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अगर 600 रुपए में हम क्या कर सकते हैं, 15 बंचेस ऑफ फीड खरीद सकते हैं, तो आप बताइए कि 1280 रुपीज में हम लोग कितने बंचेस ऑफ फीड जो है वो खरीद पाएंगे। तो देखो दोस्तों इसको हम लोग, आप A B C कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे चलो इसको B मान लिया कि हम लोग B बंचेस ऑफ फीड जो है वो खरीद सकते हैं 1280 रुपीज में। ठीक है, अब क्या करना है, अब उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख दो कि ये जो यहाँ पे रुपीज है और ये जो नंबर ऑफ बंचेस है, ठीक है, ये दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर रुपीज एंड बंचेस ऑफ फीड, ठीक है, बंचेस ऑफ फीड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है प्यारे दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये किस में है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो भाई ये एक काम करो, ऐसे लिखो, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आप ऐसे करके लिख दोगे कि 600, रुको यहाँ पे ऐसे लिखोगे 600 अपॉन 15 दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, तो ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 1280 अपॉन बी के। ठीक है, समझ में आया क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशन है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, इक्वल आएगा, यानी कि 600 अपॉन 15 दिस इज इक्वल टू 1200 अपॉन बी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या होगा बताइए, b को हम बोलेंगे तो इधर आ जा, तो जब ये b इधर आएगा तो बोलो भैया मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1280 इंटू, अब ये 15 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। अब ये जो 600 आप देख रहे हो इसको मैंने कहा कि तुम भैया चलो उधर, तो जब ये उधर जाएगा तो बोलो ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल सी तो बात है। ठीक है, चलो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल करने आता है ना, देखो पहली बात तो ये 0 से 0 को काट देना। 15 के टेबल में 60 आता है क्या, जी हाँ आता है ना, 4 बार में 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। ठीक है, तो 15 1 15 और 15 4 60,
कितना आ गया 60 आ गया। अब इसको 4 से कैंसिल करें, आइए देखिए 4 1 4, यहाँ पे देखो क्या होगा 4 3 12 और 4 2 8, यानी कि बी का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों 32 मिलता है। बोलिए कितना 32, यानी कि 1280 रुपये में 1280 रुपीज में हम लोग कितने बंचेस ऑफ फीड खरीद सकते हैं, तो 32 बंचेस ऑफ फीड जो है वो हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो बच्चे बी का वैल्यू हमें क्या मिल गया 32 मिल गया। ठीक है, यस तो यहाँ पर देखो b का वैल्यू हमें 32 मिल गया है, मैं इधर 32 लिख देती हूँ। और इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, देखो भैया ऐसे लिखना कि रुको 1 मिनट, हाँ ऐसे लिखोगे कि हेंस वी कैन बाय 32 बंचेस ऑफ फीड इन 1280 रुपीज, यानी कि 1280 रुपीज में हम लोग कितने बंचेस ऑफ फीड जो है वो बाई कर सकते हैं, तो 32 बंचेस ऑफ फीड हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये भी होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से इसको समझिए और इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि फॉर 9 काउस 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 9 गायें हैं, ठीक है, तो 9 गायें एक दिन में कितना खाना खा सकती हैं, तो वो खा सकती हैं दोस्तों 13 kg 500 ग्राम खाना, मतलब खाने की जरूरत उनको होगी। जैसे मान लेते हैं कि जो गायों की संख्या है ना वो है हमारा x, और जो फूड सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हमने y मान लिया। ठीक है, तो अगर हम 9 गाय रहती हैं तो फिर उनको कितना खाने की जरूरत पड़ेगी, तो 13 kg 500 ग्राम। ठीक है, इतने फूड सप्लीमेंट की जरूरत उन लोगों को पड़ेगी। तो अब आगे आपसे सवाल पूछा है कि इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस, यानी कि 12 गायों के लिए हमें कितना फूड सप्लीमेंट लेकर के आना पड़ेगा। बात समझ में आई, यानी अगर 9 गायें मिलकर के कितना खाना खा जाती हैं, तो 13 किलो 500 ग्राम खाना खा जाती है, तो बताओ अगर ये 12 गायें रहेंगी तो फिर उनको कितने खाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला प्रॉपर्टी था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो जी हाँ है। ठीक है, कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक गाय है, तो एक गाय जो है ना वो कितना खाना एक दिन में खा सकती है, तो 2 किलो खाना वो खा सकती है। ठीक है, यानी एक गाय को खिलाने के लिए मुझे 2 किलो खाना तो लाना ही पड़ेगा। खाना मतलब जो भी उसका चारा वगैरह होता है, फूड सप्लीमेंट जिसको यहाँ पे बोला गया उसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन वही मैंने क्या किया, मैं ना अपने घर पे 2 गाय लेकर के आ गई। तो बताइए अब 2 गाय मिलकर के कितना खाना खाएंगी, तो पहले एक गाय थी तो 2 किलो खा रही थी, अब दूसरी वाली आई तो वो भी तो 2 किलो खाएगी, यानी कुल मिलाकर के 4 किलो हो जाएगा। देखो भैया एक गाय थी तो कितना खाना लग रहा था 2 किलो। ठीक है, 2 गायें आ जाएंगी तो 4 किलो लगेगा, अगर 3 गायें आ जाएंगी तो बच्चे 6 किलो लगेगा, अगर 4 आ जाएंगी तो 8 किलो लगेगा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x अपॉन वाई हमेशा क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा कि 9 अपॉन 13 kg 500 ग्राम दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये c है, जो हमें फाइंड करना है उसको हम कोई एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने इसको x नहीं c मान लिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया c, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी c का वैल्यू मिल जाएगा। c का वैल्यू मिला मतलब आपको आपका फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। अब लिखना कैसे है ये तो मैंने आपको बता दिया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका तो बता दो कि एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती हैं, रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं अपने एग्जाम में। ठीक है जी, ओके। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना ये पहले से बता देती हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पर हम आ गए थोड़ा सा नीचे, ठीक, इधर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, राइट, ओके जी। इस बॉक्स को हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इस बॉक्स को मैंने ऊपर कर दिया, ओके। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ काउज है ना उसको मैंने x मान लिया है, और जो फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको हमने यहाँ पे y मान लिया है। ठीक है जी, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर 9 गाय होती है तो उनको कितना खाना चाहिए होगा, तो 13 किलो 500 ग्राम खाना उनको चाहिए, मतलब चाहिए ही होगा। तो आप बताओ कि अगर 12 गाय रहेंगी तो इनको कितना खाना देना पड़ेगा, बताओ जरा। तो इसको हमने मान लिया है वेरिएबल सी। क्या मान लिया है दोस्तों, सी मान लिया है। आप चाहो तो इसको ए बी टी यू भी कुछ भी मान लो, बस एक्स मत मानना, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी हमने अज्यूम करा है ना। तो एक्स और वाई छोड़ के कोई भी वेरिएबल आप इसको अज्यूम कर लो, क्योंकि फाइनली हमको इसका आंसर ही तो निकालना है, तो कुछ भी मान के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसानी है इसको सॉल्व करना। पहले तो आप लिख दो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर नंबर ऑफ काउज एंड फूड सप्लीमेंट्स एंड ऐसे लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये किसमें है दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, बराबर। अब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं कि 9/13 kg 500 ग्राम दिस इज इक्वल टू 12/c, बराबर। ओके, अब देखो दोस्तों ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको एक और बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर दोनों का जो ये क्या कहते हैं यूनिट, ठीक है दोस्तों, वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो ये केजी है, ये ग्राम है, तो कैसे चलेगा, दोनों को या तो हम सेम कर दे, मतलब ये दोनों मिला करके ये पूरा हम या तो केजी में चेंज कर दे या फिर हम ग्राम में चेंज कर दे, तो फिर हमारा काम हो सकता है। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये पूरा ग्राम में ही इसको बदल देते हैं। तो आपको मालूम है ना, क्या मालूम है बताना जरा, क्या आप ये एक बात जानते हो कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है दोस्तों, तो 1000 ग्राम होता है, बराबर। तो अगर 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो 13 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा बच्चे, 13,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, मैं इधर ही कंटिन्यू करूँ क्या, देखो यहाँ पर 13 kg प्लस 500 ग्राम, ये मिला करके कितना होगा समझ लेना। 13 में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 13,000 प्लस यहाँ पे 500 ग्राम। देखो अब ये 13,000 ग्राम हो चुका है, ये 500 ग्राम, यानी कि कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा दोस्तों, 13,500 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर मैंने इसको कंटिन्यू करके लिख दिया है, आप लोग देख लेना। ठीक, हाँ बात समझ में आई। चलो, तो अब ये जो 13 kg 500 ग्राम है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 13,500 ग्राम, क्योंकि सबको हमने ग्राम में बदल दिया है, बराबर। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 12/c। अब इसको सॉल्व करें, हाँ जी हाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो c को इधर बुलाएंगे, जब c इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और सेम चीज जब 13,500 उधर जाएगा तो बच्चे तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 9 को उधर लेकर के जाएंगे तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड में। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो देखते हैं कुछ यहाँ पे कट सकता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल कट सकता है। क्या कट सकता है दोस्तों, ये देखो ये 3 से कटेंगे दोनों, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, बराबर। ओके, फिर जो 13,500 है ना, ये भी 3 से कैंसिल हो सकता है। आप ये 13,500 को 3 से ना कैंसिल करके देख लेना, कटेगा, मतलब डिवाइड करके देख लेना। देखो 3 4 जा 12, माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर हमने ये 5 को लिख लिया, 3 5 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 15 हो जाएगा। माइनस करोगे तो 0 0, ये 2 0 इसके पास, यानी कि जब हम इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4,500। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें मिलता है 4 × 4,500। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए बच्चे कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करें, देखो करते हैं 4 0 0 4 0 0, 4 5 से कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। 20 का 0 2 आ गया, 4 4 से 16 प्लस 2, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, मतलब C का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों, 18,000 मिलता है। अब ये जो 18,000 यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बच्चे, ये किसमें है, तो ये हमारा ग्राम में है। बोलो किसमें है प्यारे दोस्तों, ग्राम में है। ठीक है, तो हम इसको केजी में बदल देते हैं। तो केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो जैसे C विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है 18,000 ग्राम है ना, अब मुझे इसको केजी में बदलना है। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, बराबर। तो 18,000
18,000 ग्राम में कितना किलो होगा। तो देखो दोस्तों, जब हमें छोटे से बड़े पे आना होता है ना, तो हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और याद रखना, जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम बड़े से छोटे में गए थे, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना। 13 में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हम बड़े से छोटे पे जा रहे थे, यानी केजी से हम लोग कहाँ पे जा रहे थे, ग्राम पे जा रहे थे। केजी जो है ना दोस्तों, ये बड़ा होता है, ग्राम क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोग बड़े से छोटे पे जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब जब छोटे से बड़े पे आना होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 0 कट। यहाँ पे आ गया दोस्तों 18/1 का मतलब 18, यानी कि 18 kg, ठीक है। यानी कि 12 गायों के लिए हमें कितने फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो 18 किलो की जरूरत पड़ेगी। वही यहाँ पे लिख दो, 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द 12 काउस, ठीक है। तो इसका आंसर आइए हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि हेंस 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द 12 काउस, ठीक है। बस ये हो गया प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। जी हाँ, ठीक, हाँ, ये तो आपको खैर इधर लिख के दिखाना ही पड़ेगा। और ये जो डिवीजन है, चाहो तो मन करे तो इधर रफ में कर लेना, वरना मैं इसको इधर थोड़ा किनारे कर देती हूँ, क्योंकि ये रफ वर्क है ना, तो इसको किनारे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, मैंने आपको पूरा ये इधर करके दिखा दिया है, आप लोग देख लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर होता है पूरा के पूरा समाप्त। अब हम चलेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये 4th क्वेश्चन में क्या बातें बताई जा रही हैं। तो इसमें कहा गया है, सुनिएगा ध्यान से, कि द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट। कितना इजी है, सेम चीज, बस वही क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के आ रहा है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर मान लिया दो चीजें हैं, एक को हम x मानेंगे बच्चे और दूसरे को हम लोग y मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो सोयाबीन है उसका वेट दिया गया है। क्या दिया है प्यारे दोस्तों, वेट दिया है ना। वेट यहाँ पे क्विंटल में दिया गया है, जैसे केजी में होता है वैसे क्विंटल में भी होता है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि 12 क्विंटल सोयाबीन का जो प्राइस है ना, मतलब कॉस्ट, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट दिया है, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना होता है, 36,000 रुपीज, यानी कि अगर आप लोग 12 क्विंटल सोयाबीन परचेस करोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने आप सवाल पूछ दिया कि बताओ कि 8 क्विंटल अगर हम सोयाबीन खरीदेंगे तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल है आपका। रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप ज्यादा सामान लोगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर आप कम सामान लोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। समझो ना, आप बस 1 किलो ही सोयाबीन ले रहे हो तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ज्यादा ले रहे हो, 50 किलो, 20 किलो या फिर 1 क्विंटल, 2 क्विंटल ऐसे करके ले रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। यानी कि इनमें रिलेशन कैसा है दोस्तों, तो इनमें रिलेशन है हमारा डायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, बराबर। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा इसको जरा हम समझते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, जरा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 अपॉन 36,000, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन, यहाँ पे हम एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, क्या माने, चलो ए ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, कर लोगे ना। चलो कोई बात नहीं, हम आपको वापस से मतलब पूरा ही सॉल्व करके बता देते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। तो चलो भाई हम ये टेबल लेके आ जाते हैं। लो हम यहाँ पे टेबल लेके आ गए और इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, है बहुत इजी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सारी चीजें बहुत इजी लगेंगी। तो कौन कौन से वेरिएबल्स थे, एक तो हमारा सोयाबीन का यहाँ पे वेट था, दूसरा उसका कॉस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेट, ठीक है। वेट को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, और जो इसके कॉस्ट है सोयाबीन का कॉस्ट, उसको हमने y मान लिया है, ठीक है, बराबर। बात समझ में आई। देखो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर हम लोग 12 क्विंटल सोयाबीन खरीदते हैं तो इसके लिए हमें 36,000 रुपया देना पड़ेगा। तो अब इन्होंने यहाँ पे पूछा कि अगर तुम खरीदोगे 8 क्विंटल सोयाबीन तो बताओ कि आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल मान लिया है ए, ठीक। तो कैसे होगा देखो,
इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ। पहले तो आप ये लिख दो, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेट क्या रहता है। बताइए क्या रहता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कौन से मतलब कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों हियर, यहाँ पे लिखेंगे कि सोयाबीन, यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ सोयाबीन, ठीक है, वेट ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन थोड़ा अच्छे से मैं लिखती हूँ, वेट ऑफ सोयाबीन and its cost are in direct proportion। ठीक है दोस्तों, ये कौन से प्रोपोर्शन में है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी कि हम इधर लिखेंगे x अपॉन वाई, हमेशा यहाँ पर क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा, यानी कि 12 अपॉन 36,000। ये किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8 अपॉन ए। बात समझ में आई। अब क्या होगा बताइए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना। यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, पहले ही बता दिया था। ए को इधर बुला लेते हैं, तो ए जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाकी 8 इंटू 36,000 है ना, 36,000 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर हमने ये 12 को उधर भेजा, जब ये 12 उधर जाएगा तो बताइए क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा हमारा डिवीजन में। ठीक है, चलो भैया अब हम इसको सॉल्व करें तो कैंसिल करते हैं। बताओगे कितने बार में जाएगा, तो 12 1 12, 12 3 36। 12 का टेबल आपको मालूम है ना, 12 1 12, 12 3 36। और ये जो 3 थे 0 बचा था दोस्तों, वो इसके बगल में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें ये देखने मिलेगा कि 8 इंटू 3000। समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे आप अगर आप डायरेक्टली काटना नहीं जानते हैं तो डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्टली कैसे काट दिया, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। जब ऐसा कैंसिल आउट आप देखते हो ना तो ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो। जैसे मान लो ये 36,000 है बराबर, अब इसको 12 से डिवाइड करके देख लो, 3000 ही आएगा। ठीक है, हाँ तो टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा बस मेहनत करोगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 कितना होता है, 24 होता है, यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 24,000। मतलब क्या हुआ इसका कि 8 क्विंटल के लिए हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो 24,000 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मिल गया है आपका आंसर। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 24,000। ठीक है, 24,000 रुपीज, राइट। आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे बोल देना कि, रुको यहाँ पे आंसर लिखना कि हेंस कैसे लिखोगे, क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन दिस इज इक्वल टू ₹24,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ये लीजिए, कहानी यहाँ पे होती है खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया है दोस्तों सॉल्व। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है कि 2 मोबाइल्स कॉस्ट ₹16,000, यानी कि देखो अब यहाँ पे मोबाइल और उसके कॉस्ट की बात की गई है, तो उसको हम लोग एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स है, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, वाई मतलब उसका कॉस्ट रुपीज में जो दिया गया है। तो 2 मोबाइल का जो कॉस्ट है वो कितना होता है बच्चे, वो हमारा 16,000 रुपए होता है। देखो यहाँ पे लिखा है 2, ये 2 लिखा है, तो मैंने देखा है, मैं बच्चों को जैसे पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस तो वो देख देख के समझ गए थे, क्योंकि वहां पे जो डेटा दिया गया था वो नंबर में दिया गया था कि इतने प्याज खरीदे तो इतना पैसा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया था, ऐसे वर्ड में ये 2 लिख दिया गया था, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखो, ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये जो 2 आपको दिख रहा है, 2 मतलब 2 जो हमारा 2 आता है उसकी बात की जा रही है। तो 2 मोबाइल फोन की कीमत कितनी है, 16,000 रुपए। तो आप बताओ कि अगर आप लोग ये 13 मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो बच्चे, तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों डी, इसको हमने वेरिएबल डी अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब बताओ इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा मोबाइल खरीदोगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम मोबाइल खरीदोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। मतलब रिलेशन कैसा है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा समझ गए होंगे आप सभी लोग, है ना। चलिए आ जाइए, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको भी फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, आइए, रुकिए, इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये जाएगा प्यारे दोस्तों, हाँ ऊपर। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से कर दिया है रफ, यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन।
चलिए बताइए यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर है दोस्तों हमारा फोन है ना, नंबर ऑफ मोबाइल फोन है यहाँ पर, मोबाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोबाइल्स लिख देते हैं। इसको हमने क्या मान लिया है दोस्तों, x मान लिया है, और जो इसका कॉस्ट है ना उसको हमने यहाँ पर y अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पर बोला गया था कि 2 मोबाइल फोन की कीमत कितनी है, तो 16,000 रुपया है। तो बताओ कि 13 मोबाइल फोन की कीमत कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल अज्यूम कर लिया है प्यारे दोस्तों डी, ठीक है, डी। चलो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। यहाँ पर आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे, ये कौन से प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हियर नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, नंबर ऑफ मोबाइल्स, नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट, देयर एंड देयर कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट लिख देते हैं, देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये कौन से प्रोपोर्शन में है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये देखो पूरा ही बिगड़ गया, रुको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 2/16,000 दिस इज इक्वल टू 13/d, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करें। अब d को कहेंगे तो इधर आ जा, जब d इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा 13 × 16,000, ठीक है। फिर ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 को हम कहेंगे तू चल उधर। तो जब 2 उधर, एक मिनट, हाँ 2 उधर जाएगा तो बोलो क्या होगा। तो अच्छा एक और बात थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने मतलब खत्म होने वाला है ये एक्सरसाइज, तो सुन लो। यहाँ पर क्या क्या हुआ, हमने d को इधर बुलाया तो d इधर डिवाइड में है, इधर जाने के बाद ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये देखो 16,000 इधर डिवाइड में है, जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो जब उस साइड जाएगा तो बोलो किस में हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ऐसे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलो अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो देखो 2 1 = 2, 2 8 = क्या हो जाएगा दोस्तों 16, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 13 × 8,000, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। 13 8 = कितना होता है, तो 8 3 = 24, 2 आ गया, 8 1 = 8, 8 2 10, यानी कि 104 आ जाएगा। और ये जो 3 थे 0 है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि 10,000 नहीं 1,04,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी भाई। अच्छा एक बार और मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 13 8 = 104 ही तो होता है, मतलब इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। 1,04,000 रुपीज आपको लेकर के आना पड़ेगा वो मोबाइल फोन खरीदने के लिए, यानी 13 मोबाइल फोन खरीदना है आपको, तो इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका फाइनली आंसर, ओके। चलो तो आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लास्ट में आंसर लिख देना कि हेंस रुपीज 10,000 फोर 10,000 नहीं है 1 लाख, ऐसे 1,04,000, रुको 1,04,000 रुपीज will be required to purchase 13 मोबाइल फोन्स, 13 मोबाइल्स, ठीक है। 13 मोबाइल खरीदना है तो इतने पैसे की जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग ये जो ये था इसको हम फिल कर देते हैं, बोलो कितना आएगा, तो 104 और 000, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना था, हाँ तो बस ऐसे ही करना था, देख लो। और देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट इसका है ना, मैं आपको बता दूं जरा, रुको, हाँ ये लास्ट में सारी चीजें समझते हुए चलो। जैसे ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, ये चाहो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब आप जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, क्वेश्चन जैसे पूछा रहता है उसके हिसाब से स्टेटमेंट बना करके लिखने का। जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 13 मोबाइल फोन्स की कीमत कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है स्टेटमेंट आप जैसे बना सकते हो वैसे बना करके लिखो। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपका सही आंसर आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे होता है दोस्तों कंप्लीट। देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 37 था इसको हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। यस एवरीवन, तो इसमें हमने किसकी चर्चा करी, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा प्यारे दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि होगा प्रैक्टिस सेट 38, उसमें हम समझेंगे दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डायरेक्ट रिलेशन होता था ना, वैसे इनवर्स प्रोपोर्शन में इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा
मतलब दूसरा कम होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी अपोजिट होता है। जैसे तराजू होता है ना, एक नीचे गया तो एक ऊपर जाएगा, एक ऊपर, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम सीखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।